हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 रे ऑप्टिक्स कर्ण प्रकाश की के लेक्चर नंबर 14 में एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन के उदाहरण पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अपवर्तन की परिभाषा को कि जब प्रकाश किरणें एक प्रकाशिक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे प्रकाशिक समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो पृथककारी तल पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश के विचलन की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो आज उसे हम दैनिक जीवन के उदाहरणों के साथ समझेंगे। हमारा पहला उदाहरण है कि पारदर्शी द्रव से भरे किसी पात्र के पैंदे का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। हमने मान लिया है कि हमारे पास पानी भरा हुआ है इस पात्र में, और भी कोई पारदर्शी द्रव हो सकता है। जो इसका पैंदा है ये आभासी रूप से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो इसकी वास्तविक गहराई है h, उसकी तुलना में आभासी गहराई h डैश कुछ कम प्राप्त होगी। कितनी होगी उसे हम अपवर्तनांक से जोड़ेंगे कि आभासी गहराई वास्तविक गहराई में अपवर्तनांक का भाग लगाकर प्राप्त होगी। h डैश बराबर h अपॉन म्यू। म्यू अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको संबंध याद रखना है। कैसे हो रहा है ये, उसको समझने के लिए कर्ण आरेख की बात करते हैं। तो हमने इसके पैदे पर तली पर एक बिंदु ए ले लिया, उसे हम देख रहे हैं यहां से इधर से। तो इससे चलने वाली किरणें जो ऐसे पड़ रही हैं वो इस सतह पर पहुंची, तो इस सतह पर दो बिंदुओं पर ये पड़ी, ये इस बिंदु पर, ये इस बिंदु पर। यहाँ हमने अभिलंब ड्रॉ कर दिए। समतल सतह है, ऊपरी सतह पर पृथककारी तल, तो ये अभिलंब भी समांतर हो गए। लेकिन किरणें ऐसी तिरछी हैं तो इनके आपतन कोण, इसका छोटा कोण बनेगा, इसका बड़ा कोण बनेगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में, पानी से हवा में प्रकाश किरणें जा रही हैं, और जब सघन से विरल में जाती हैं तो वेग में वृद्धि होने के कारण अभिलंब से दूर हटती हैं। तो ये वाली प्रकाश किरण इस प्रकार से निकल गई और ये ऐसे निकल गई। इनका आपतन कोण थोड़ा बड़ा था तो अपवर्तन कोण भी बड़ा, आपतन कोण थोड़ा छोटा था ऐसे अपवर्तन कोण भी छोटा। ऐसे तिरछी निकलेंगी, त्रियक निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी कि इधर इनके मध्य गैप बढ़ रहा है, ये मिल नहीं सकती। पीछे बढ़ाकर देखने पर ये किरणें बिंदु ए डैश से आती हुई प्रतीत होगी, यानी कि बिंदु ए का आभासी प्रतिबिंब ए डैश कुछ ऊपर बनेगा, और इस अवस्था में कुछ बाईं ओर विक्षिप्त हो रहा है। अगर हम इधर से देख रहे होते तो दाईं ओर विक्षिप्त हो सकता था। हमारा ध्यान यहाँ शिफ्टिंग पर ज्यादा नहीं है, बाईं ओर या दाईं ओर किधर शिफ्ट हो रहा है, हमारा ध्यान है ऊपर की ओर ये विचलित हो रहा है, ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम ऐसे देखते देखते जो ठीक यहाँ से ऊपर से देखें इसे, तो जो प्रकाश किरणें सीधी अभिलंब के अनुदिश जाएंगी वो बिना पथ विचलन के निकल जाएंगी, और ऐसी अवस्था में एक किरण इनमें से माना ये ले ली, एक किरण ये ले ली, तो इन दोनों से प्रतिबिंब यहाँ भी बन सकता था, फिर भी ये ऊपर उठता, ज्यादा उठता, लेकिन इस अवस्था में इसका इधर विचलन नहीं होता। हम वापस लौट के इसी पे आ जाएंगे कि जिसको समझते हैं कि अभिलंब के अनुदिश सीधी कैसे निकल जाती हैं। तो आपको पिछली क्लास में स्नेल का नियम बताया था, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू अपवर्तनांक। यहां से हमें आर निकालना है, तो साइन आर बराबर बन गया साइन आई अपॉन म्यू। आई आपतन कोण हमें दिख रहा है अवलंब का अंश 0 बटे म्यू, साइन 0 0 होता है, तो ये बन गया साइन आर बराबर 0 बटे म्यू, यानी कि 0 0 आ रहा है, इसका मतलब ये कोण भी 0 होगा, साइन 0 का मान 0 होता है। तो अभिलंब के अंदर जाने वाली प्रकाश किरणें आपतन कोण 0 तो अपवर्तन कोण भी 0 बनाते हुए निकल जाएगी सीधी। तो ऐसी अवस्था में प्रतिबिंब यहाँ भी बन सकता है। तो वापस लौटिए इन दो किरणों के लिए। तो क्या हुआ कि इस बिंदु ए का प्रतिबिंब ए डैश पर निर्मित हुआ जो कुछ मात्रा में ऊपर उठ गया है। ऐसे ही सतह पर स्थित सारे बिंदुओं को बनाए तो हमें यहाँ आभासी रूप से एक सतह बनती हुई नजर आएगी, तल जो है वो ऊपर उठ जाएगा। इसी के ऊपर आधारित कुछ और उदाहरण है जो इसी से समझ आ जाएंगे कि पानी में तैरती हुई मछली का जो तल है वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो जैसे पूरी मछली यहाँ तैर रही है तो अपवर्तन के कारण उसका तल ऊपर प्रतीत होगा। पानी के पात्र के तल में रखी हुई वस्तु या जैसे सिक्का, उसका ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ सिक्का रखा है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ऊपर उठ जाएगा। पानी के पात्र में रखी हुई गोलाकार वस्तु जैसे लोटे का आकार विकृत होना। बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर एक वस्तु गोलाकार रखी हुई है तो उसके कण ऊपर भी उठेंगे और शिफ्टिंग भी होगी, अलग अलग ऊंचाई पे होंगे उसका आकार होने के कारण, इसलिए अलग अलग मात्रा में उठेंगे। और इधर होगा कुछ बिंदु, इधर होगा, तो अलग अलग फैलेंगे भी, तो उसको यहाँ दर्शा दिया है। ये गोलाकार वस्तु है, इसके बिंदु ऊपर भी उठे, थोड़े फैले भी, इसलिए इसका आकार जो है वो विकृत हो गया। उदाहरण के लिए लोटा होता है तो कोटा गोलाकार दर्शाई है तो उसका आकार थोड़ा दबा हुआ और चौड़ा हुआ हो जाएगा, विकृत हो जाएगा।
अगर ये गिलास होती बेलनाकार पर तो उसका आकार भी थोड़ा बड़ा और दबा हुआ हो जाएगा, ऊपर उठा हुआ हो जाएगा। तो ये विकृत आकृति प्राप्त होना भी अपवर्तन का कारण है। पानी में अगर हम किसी छड़ को तिरछा रख दें, पानी के अंदर ऐसे रख दें किसी छड़ को, तो वो भी सतह पर से मुड़ी हुई प्रतीत होती है। उसका कारण भी बड़ा इजी है कि जो पानी के अंदर सतह के कण होंगे वो अलग अलग गहराइयों पर होंगे, सब उठेंगे, थोड़ा बहुत फैल भी सकते हैं तिरछा देखने पर। इसलिए इस वाली अवस्थाओं में इनके सब के प्रतिबिंब ऊपर उठने से आभासी रूप से ऐसे हो जाएगा, यानी कि छड़ यहाँ से मुड़ी हुई प्रतीत होगी। इससे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि अपवर्तन नहीं हो रहा है, हवाई हवा में है। माध्यम चेंज यहाँ हुआ है तो सतह पर से ये मुड़ी हुई प्रतीत होगी। अगला है कांच की समतल पट्टिका, जिसे स्लैब भी कहते हैं, कि द्वारा पार्श्व विस्थापन का अध्ययन। तो हमें कांच की एक घनाभागाकार पट्टिका लेनी है जिसकी लंबाई है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। उसको हम सामने से देखेंगे तो वो हमें आयताकार फ्रंट व्यू उसका नजर आएगा कि आयताकार व्यू हमने दर्शा रखा है। इस पर एक प्रकाश किरण PQ के रूप में आपतित की, जहां ये पड़ रही है वहां अविलंब बना दिया, अविलंब के साथ आपतन कोण I बना दिया। ये प्रकाश किरण अगर माध्यम चेंज नहीं होता तो इस डॉट डॉट वाले पथ पर जानी थी। माध्यम चेंज होने से हवा से कांच में या विरल से सघन में होने के कारण अविलंब की ओर झुक गई और झुककर ऐसे तिरछी जाने लगी। अपवर्तित किरण QR के रूप में प्राप्त हो गई। जब ये बिंदु R पर पहुंची तो वापस माध्यम चेंज हुआ और ठीक उल्टा पहले कि अब कांच से हवा में, पहले हवा से कांच में आई थी, यानी कि अब सघन से विरल में, और उसी प्रकार के सघन विरल का कॉम्बिनेशन है। तो अगर इसे कौन से समझें कि माना ये 60 डिग्री था और ये 45 प्राप्त हुआ, तो अभी इस समांतर अविलंब के लिए आपतन कोण 45 बन गया तो अपवर्तन कोण 60 बन जाएगा। लेकिन यहाँ हम नामकरण चेंज करते हैं, यहाँ के इस कोण को हम निर्गत कोण कहते हैं और इस वाली किरण को निर्गत किरण कहते हैं, बाहर निकल रही है। तो यहाँ जो आपतन कोण का मान है ठीक वही मान किसका प्राप्त होगा, निर्गत कोण का। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो आपतित किरण की दिशा है और निर्गत किरण की दिशा है वो समानांतर होंगी। इनके मध्य की जो लंबवत दूरी होगी उसी को हम पार्श्व विस्थापन कहेंगे। ये पार्श्व विस्थापन का अध्ययन हमें लैब के अंदर क्रियाकलाप के रूप में भी परफॉर्म करना है। वहां आल्पिनों की सहायता से एक ब्लैंक पेपर पर वास्तविक रूप से स्लैब लेकर इसको बनाना सीखना होगा, लैब में सिखाया जाएगा। अगली बात करते हैं 7वें उदाहरण की, वायुमंडलीय अपवर्तन की। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ जो माध्यम थे सब, उनका अपवर्तनांक समय के साथ नहीं बदल रहा था, लेकिन यहाँ समय के साथ भी बदलेगा। हम जानते हैं कि हमारा वायुमंडल जो है वो अलग अलग सघनता के माध्यमों से मिलकर बना है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, भिन्न भिन्न मंडल हैं ऐसे, उनमें सघनता अलग अलग है, कणों का वितरण अलग अलग टाइप का है। तो जो आकाशीय प्रकाशवान वस्तुएं हैं उनसे जब प्रकाश आता है तो क्या घटना होती है, उसके लिए हमने उदाहरण ले लिया तारे का। इस तारे से प्रकाश आ रहा है, निर्वात में चला, फिर किसी सतह में प्रवेश किया, सघनता के कारण वो अविलंब की ओर झुक गया। अविलंब में नहीं दर्शाया है, दर्शा सकते हैं। पुनः और सघन परत में गया और झुक गया, ऐसे ही झुकता रहेगा और अंततः माना ये प्रेक्षक तक पहुंच गया। तो यह आभासी रूप से यहां से आता हुआ प्रतीत हुआ। तो हमारे इस तारे का प्रतिबिंब यहाँ के बजाय यहाँ बना, लेकिन अगले ही पल जैसे ही हवा के मूवमेंट के कारण कणों का वितरण बदला, सघनता बदली, माध्यम का अपवर्तनांक चेंज हुआ, तो यही प्रकाश कण अपने पथ से पुनः विचलित हो गई अगले पल। हमारा जैसा सपोज यहाँ से आती हुई प्रतीत हुई। ऐसे ये पल पल बदलती रहेगी और इस अवस्था में हमें इसका स्थिर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, और उसी को कहते हैं कि हमें तारा जो है वो टिमटिमाता हुआ नजर आएगा। ये जो वायुमंडल के द्वारा प्रकाश किरणों के मुड़ने की घटना है उसे हम वायुमंडलीय अपवर्तन कह रहे हैं। और जब इसे तारे पर अप्लाई करते हैं तो तारों का टिमटिमाना हो गया, जो वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित एक इंटरेस्टिंग घटना है। वायुमंडलीय अपवर्तन पर ही अगली घटना हमें पढ़नी है कि अग्रिम सूर्योदय एवं पश्चिम सूर्यास्त। तो हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोलाकार है। इसकी गोलाकार आकृति के कारण जिस जहां हम रह रहे हैं वहां अगर हम एक समतल तल माने, रेखा के रूप में दर्शाया है, तो बनेगा क्षैतिज तल या क्षैतिज रेखा। इस रेखा पर हम देख पाते हैं, इससे नीचे हम नहीं देख पाते हैं। तो अगर इसके नीचे सुबह सूर्य है तो हमारे लिए वास्तविक रूप से सूर्योदय नहीं हुआ है, या शाम के वक्त इससे नीचे पहुंच गया है तो सूर्यास्त हो चुका है। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि सुबह के वक्त जब सूर्य इस क्षैतिज तल से ठीक नीचे होता है, ऊपर नहीं आया होता है लेकिन ठीक नीचे होता है, तो इससे आने वाली प्रकाश किरणें ऐसे मुड़कर प्रेक्षक तक पहुंचती हैं। पीछे बढ़ाकर देखने पर वो यहां से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो वास्तविक स्थिति सूर्य की ये है, लेकिन आभासी रूप से क्षैतिज से ऊपर दिखाई देता है, यानी कि सूर्य उदय होने से पहले ही दिखाई देने लग जाता है। इसे कहते हैं हम अग्रिम सूर्योदय। ऐसे ही शाम के वक्त जब सूर्य क्षैतिज के ठीक नीचे पहुंच चुका होता है
तब भी उससे आने वाली किरणें मुड़ी हुई होने के कारण आभासी रूप से सतह से ऊपर से आती हुई प्रतीत होती हैं और आभासी रूप से ऐसा लगता है कि अभी सूर्य क्षैतिज रेखा से क्षैतिज लाइन से ऊपर ही है, यानी कि अस्त नहीं हुआ है। और ये 2 मिनट बाद गायब हो जाता है। हम इसे कहते हैं पश्च, थोड़ा लेट सूर्यास्त हुआ है। ये जो विचलन है वो दर्शाने के लिए इतने बड़े दर्शाए हैं। वास्तव में मात्र आधे डिग्री के कोण का यहाँ फर्क पड़ता है और आधे डिग्री का यहाँ फर्क पड़ता है, और आधे आधे डिग्री से 2-2 मिनट समय बढ़ जाता है। 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है और 2 मिनट लेट तक दिखाई देता है। तो हमारे टोटल जो समय में वृद्धि है दिन के आकार में 4 मिनट की हो जाती है आभासी रूप से। कैसे, उसे भी समझ लीजिए। तो पूरा रोटेशन 360 डिग्री का, और अपनी अक्ष पर पृथ्वी एक रोटेशन में कितना वक्त लेती है, 24 घंटे का। उसको मैंने मिनटों में बदल दिया, 60 मिनट। तो 360 डिग्री हमारे समय के कितने इक्वल है, 24 घंटे या 24 गुणा 60 मिनट के। यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिग्री कोण है और यहाँ मिनट समय का है। कोण के लिए भी मिनट होता है, तो वो मिनट वहां नहीं है। मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, जब समतल कोण पढ़ाया था। तो वो जो मिनट थे वो समय के नहीं थे, वो कोण के ही थे। यहाँ हम समय के मिनटों की बात कर रहे हैं, डाटा अलग निकल आएगा। इसको सॉल्व कर लिया, 60 से इसे डिवाइड कर दिया, तो 6 डिग्री बराबर 24 मिनट, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। क्योंकि कोण की 1 डिग्री कितनी होती है, 60 मिनट के बराबर, कोण के मिनट के बराबर। समय के लिए 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, समय के 4 मिनट के बराबर। तो आधा डिग्री 2 मिनट, 2 मिनट की इधर वृद्धि, 2 मिनट की इधर वृद्धि, आधा डिग्री इधर कोण, आधा डिग्री इधर कोण, टोटल 1 डिग्री कोण का विचलन, 4 मिनट का समय का परिवर्तन हो जाएगा। अगला उदाहरण है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वो पूर्णतः गोलाकार दिखाई नहीं देता है, यानी कि उसका आकार अंडाकार हो जाता है। वो ठीक ऐसा ही है जैसा हमारे द्रव के अंदर, पानी के अंदर रखे हुए किसी गोलाकार वस्तु का आकार विकृत हुआ था। ठीक सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य सर्वाधिक दूरी पर होता है, उससे आने वाली किरणों का सर्वाधिक अपवर्तन होता है। अलग अलग हिस्सों से आती हैं, उनका विचलन थोड़ा अलग होता है, इसलिए इसका आकार ऐसे भी बढ़ जाता है और थोड़ा ऊपर भी उठ जाता है। इसलिए ये गोलाकार वस्तु अंडाकार वस्तु के रूप में दिखाई देने लगती है। और यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो आकार है वो अंडाकार दिखाई देता है। हालांकि वह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी कि लाल भी दिखाई देता है, लेकिन उसका कारण अपवर्तन नहीं है, उसका कारण प्रकीर्णन है, जिसे हम प्रकीर्णन के अंदर पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे प्रकाश के अपवर्तन के कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आए होंगे।